तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम। व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। एकदम सिंपल है, ये अगर इन्फ्लेम हो गए तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, फंक्शन भी डिक्रीज हुआ है और पेन भी हो रहा है, दैट इज नथिंग बट नेफ्राइटिस और इन्फ्लेमेशन। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। हम बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं। उसी के साथ एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम। कौन कौन से पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन है जो हमारे किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है एक्यूट रीनल फेलियर एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर होता क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, पैथोजेनेसिस किस तरीके से होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है एंड ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है, व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। एकदम सिंपल है, एक्यूट रीनल फेलियर को एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये याद रखना। तो इसकी डेफिनेशन कहती है अ सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जो सडनली शुरू होती है और जो रिवर्सिबल है, मतलब अगर ये बीमारी आपको हो भी जाती है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपके किडनी का फंक्शन कुछ समय के लिए डिक्रीज होता है, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड फ्लूइड ओवरलोड। सोचिए ना, आपकी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसमें किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो चुका है तो आपके बॉडी से यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को बाहर कौन निकालेगा, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट है और आपके बॉडी को इन सब्सटेंसेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपके बॉडी में हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है और इनका एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल होता है आपके बॉडी में। ये आपके बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन को एज वेल एज आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। एंड आपके बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होना चाहिए एंड कितना फ्लूइड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी किडनी डिसाइड करती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, अगर वो 6 लीटर हो गया तो एक्स्ट्रा 1 लीटर ब्लड है बॉडी में, मतलब उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए हैं, उन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमारी किडनी जो है हमारी मदद करेगी। तो अगर आपको ये एक्यूट रीनल फेलियर अगर हो रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या हो सकता है। एक होता है प्री रीनल कॉज, मतलब आपकी किडनी खराब होने से पहले वाला। इसमें आपकी किडनी को ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें एक एग्जाम्पल है हाइपोवॉलेमिया। आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ही कम है तो आपके किडनी को बहुत कम मात्रा में ब्लड रिसीव होगा। शॉक, जब आपके ऑर्गन को ब्लड सप्लाई जो हो रहा है किसी रीज़न से कट हो जाता है, दैट इज शॉक। या फिर आपको हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो चुकी है, ऐसे कंडीशन में होता क्या है, आपके ऑर्गन्स को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता। इसके कारण आपकी किडनी जो है ठीक से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाती, वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगता है और ये कहीं ना कहीं पे आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। दूसरा है इंट्रिंसिक कॉज, इसमें आपके किडनी के टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं। नेक्रोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, आपके नेफ्रॉन इरिवर्सिबली डैमेज होते हैं और इससे नेफ्रॉन की डेथ भी होती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखो आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम का एक यूनिट है, ऐसे 10 लाख टोटल नेफ्रॉन्स होते हैं आपके किडनी के अंदर। तो ये है उसका बोमन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, विच इज़ नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दिस इज़ योर पीसीटी। फिर आता है लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी एंड लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये जो आपके ग्लोमेरुलस है
ये अगर इन्फ्लेम हो गए तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? फंक्शन भी डिक्रीज हुआ है और पेन भी हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट नेफ्राइटिस और इन्फ्लामेशन। सो आपके ग्लोमेरुलस को डैमेज हो जाता है तो इससे आपकी किडनी फेल हो सकती है, एक्यूट किडनी फेलियर आ सकता है। तीसरा है पोस्ट रीनल कॉज। इसमें क्या होता है, आपके यूरिन फ्लो को कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब आपके किडनी के अंदर स्टोन्स बन गए हैं, आपको बिनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ द प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बन रहे हैं जो यूरिन के फ्लो को कहीं ना कहीं पे रोक रहे हैं। क्या है, आपके यूरिन का फ्लो जो है वो किडनी से अगर प्रॉपरली हो रहा है तो स्टोन्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे अगर यूरिन का फ्लो अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपकी किडनी स्टोन्स बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी में प्रिसिपिटेट हो जाता है और वो प्रिसिपिटेशन आगे जाके स्टोन्स में कन्वर्ट होता है, जिससे यूरिन का आउटफ्लो जो होना चाहिए था वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ नथिंग बट पोस्ट रीनल कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। तो ये टोटल 3 कॉजेस हैं जिसके कारण आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। इसे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो किडनी से पहले क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो किडनी को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से डिक्रीज होता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अफेक्ट होती है, बट किडनी देमसेल्स आर नॉट इनिशियली डैमेज। इस कंडीशन में किडनी को डैमेज नहीं हुआ है, किडनी अपना काम कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर आने वाला जो ब्लड सप्लाई है वो रुक चुका है, वो कम हुआ है। इसके कॉमन एग्जाम्पल हाइपोवोलेमिया, किसी रीज़न से आपके बॉडी से ब्लड लॉस हुआ, आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, वाटर रिटेन नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। शॉक, अचानक से आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप होता है ड्यू टू सम इन्फेक्शन और इंजुरी और एलर्जिक रिएक्शन, तो आपके ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई होने वाला है वो भी कम होगा और ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है हार्ट फेलियर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता और इसी रीज़न से आपके ऑर्गन्स को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड नहीं मिलता और इससे ऑर्गन का जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो चीज़ें मिलती कहाँ से हैं, ब्लड से। लेकिन अगर किसी रीज़न से अगर ब्लड सप्लाई ही कम है तो आपके ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और ऑर्गन प्रॉब्लम में फंसेगा। फिर आता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई तो आर्टरीज के अंदर की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आपके आर्टरीज के अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है और इसी के कारण आपको प्री रीनल किडनी फेलियर हो सकता है। मतलब किडनी फेलियर होने से पहले आपकी जो प्री रीनल कंडीशन है जिससे किडनी फेलियर शुरू होने वाली है, उसमें एक कॉज हो सकता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब ये जो प्रॉब्लम है ये रिवर्सिबल है, टाइम रहते हुए आपने सही टाइम पे अगर इसका डायग्नोसिस कर लिया तो आप इसे क्विकली रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी तक किडनी के अंदर नहीं पहुंची है, प्रॉब्लम अभी किडनी से बाहर है, प्री रीनल है। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू होती है किडनी के अंदर तो असली दिक्कत शुरू हो जाती है, दैट इज इंट्रिंसिक कॉज। इसमें एक्चुअल में आपके किडनी के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, स्पेशली नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है। पहला होता है बोमन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, फिर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आता है लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। तो जब आपके नेफ्रॉन के टिश्यूज अगर डैमेज होगा तो अल्टीमेटली आपके किडनी का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो अफेक्ट होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो कॉमन एग्जाम्पल एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इंट्रिंसिक एक्यूट रीनल फेलियर। अब इसमें इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय इश्चेमिया। इश्चेमिया का मतलब होता है आपके किसी भी ऑर्गन को जब ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होता है, कम होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई चेन है अगर वो किसी रीज़न से ब्लॉक हो जाती है तो अल्टीमेटली आपके ऑर्गन जो है धीरे धीरे करके अपने सेल्स को खो देते हैं, उनके सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और दूसरा कॉज हो सकता है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एनसेड्स, ये ऐसी मेडिसिन है जो आपके नेफ्रॉन के फंक्शन को डैमेज करती है। इससे आपके नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं और वो नेफ्रॉन ठीक से अपना फिल्ट्रेशन फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाते। देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब आपके ग्लोमेरुल्स के अंदर इन्फ्लामेशन फैल जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपके ग्लोमेरुल्स के अंदर का फिल्ट्रेशन फंक्शन जो है वो अफेक्ट होता है।
इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, अब इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन के कारण आपके नेफ्रॉन के अराउंड जो टिश्यू है वो भी डैमेज हो जाता है। मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के साथ और भी टिश्यूज होता है, कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, वो भी डैमेज हो जाता है ड्यू टू सम मेडिकेशंस। वैस्कुलर कॉजेस, कभी कभी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर आपको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है। तो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसका इफेक्ट आर्टरीज के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर होगा, और उससे आपके किडनी का जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है, क्योंकि किडनी के अंदर एक ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होता है, और ये टेंशन उन ब्लड वेसल्स के फंक्शन को ही अफेक्ट करता है। सो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है इश्चेमिया, और इश्चेमिया ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब आपके नेफ्रॉन्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज होने के कारण वो डैमेज होने लगता है। अब नोट करने वाली चीज़ ये है, ये थोड़ा सा लेस रिवर्सिबल है। एक बार ये प्रॉब्लम हो गई तो इसे रिवर्स कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ब्लड फ्लो को मैनेज कर लेते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं, तो फिर आप कुछ चीज़ों से बच सकते हैं। आपकी किडनी फेल होने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। समटाइम्स इस केस में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मशीन के थ्रू आपके बॉडी से ब्लड को फिल्टर आउट करता है और फिर से आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। सो ये था दूसरा कॉज, इंट्रिंसिक। अब बात करेंगे तीसरे कॉज की, दैट इज पोस्ट रेनल कॉज आफ्टर द किडनी। अब किडनी का फिल्ट्रेशन फंक्शन तो हो चुका है, यूरिन भी बन चुका है, लेकिन यूरिन का आउटफ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके किडनी के अंदर स्टोन्स बन रहे हैं और वो स्टोन्स यूरिन को बॉडी से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो विच लीड्स टू बैक प्रेशर। इससे आपके किडनी के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर जनरेट होता है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स अगर बात करें तो वो है किडनी स्टोन्स, एक है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसमें आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल होने के कारण जो यूरेथ्रा है वो कहीं ना कहीं पे कंप्रेस हो जाता है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर ये स्वेल हो गई तो ये एक्सेसिव प्रेशर जनरेट करती है यूरेथ्रा के ऊपर, तो यूरेथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब इतने छोटे पाथवे से यूरिन बाहर कैसे जाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, दैट इज बीएचपी और बीपीएच। तीसरा है ट्यूमर्स। कभी कभी प्रोस्टेट में, ब्लैडर में पेल्विक ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं और ये ट्यूमर यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स, जब आपका यूरेथ्रा बहुत नैरो हो जाता है ड्यू टू सम इंजुरी और ड्यू टू इन्फेक्शन, तो इसके कारण भी यूरिन का आउटफ्लो जो है वो रुकेगा और इससे हमारी किडनी जो है परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस है। पोस्ट रेनल एकेआई इज ऑफन रिवर्सिबल इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड। अब पॉइंट क्या है, अगर आप इन ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव कर देते हैं तो ठीक है, आपकी किडनी बच सकती है, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को अवॉइड किया तो फिर आपकी किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये थे 3 कॉजेस जिसमें एक्चुअल में हमें पता चला कि क्या रीज़न है जिससे हमें एक्यूट रेनल फेलियर होता है। अब इसके पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। अगर हम सिंपल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो पहली स्टेप है डिक्रीज इन द परफ्यूजन। इसमें आपके किडनी को सप्लाई होने वाला जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। आप बहुत कम पानी पीते हैं या बॉडी से वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, इस कंडीशन में आपका परफ्यूजन रेट डिक्रीज होगा। दूसरा है हिमोरेज। हिमोरेज में प्रॉब्लम क्या है, आपके बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू सम इंजुरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉक, जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्लड। जब आपकी ऑर्गन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, एकदम से अगर किसी रीज़न से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप डाउन होगा एंड ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज होगा, दैट इज़ नथिंग बट शॉक। और द हार्ट फेलियर केस, इस केस में प्रॉब्लम क्या है, किडनी को बहुत कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होगा, और जब किडनी को बहुत कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होगा तो कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा एंड कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और इससे क्या होगा, किडनी के टिश्यू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाएंगे। सो एक सीवियर कंसर्न है कि परफ्यूजन कम होने के कारण आपके किडनी फेल होने की जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होती है। फिर इस्चेमिक इंजरी और नेफ्रॉन, जब आपके ऑर्गन को बहुत लंबे समय के लिए हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, बहुत कम मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में, आपके किडनी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी है
जो अफेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी नेफ्रॉन्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो धीरे धीरे अपना फंक्शन जो है लॉस करने लगते हैं। उस एरिया में सेल इंजरी क्रिएट होती है, स्वेलिंग आती है, लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड डिटैचमेंट ऑफ ट्यूबुलर सेल्स। धीरे धीरे आपके किडनी के अंदर का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो फिल्ट्रेशन में हमारी मदद करता है, वो डैमेज हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। इसमें क्या होता है, आपकी किडनी के सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, मर जाते हैं और अपने फंक्शन को परमानेंटली खो देते हैं। सो दूसरी स्टेप होती है इस्चेमिक इंजरी टू द नेफ्रॉन। फिर आती है तीसरी स्टेप, ट्यूबुलर डिसफंक्शन। अब आपकी जो ट्यूब्यूल्स है, एक तो नेफ्रॉन भी डैमेज हो चुका है, तो नेफ्रॉन के अंदर का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो अपना काम करना बंद कर देता है, सोडियम एंड वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। दे में ऑल्सो लीक फिल्ट्रेट बैक इनटू द इंटरस्टिशियम। अब जहाँ से आपने ब्लड को फिल्टर किया था, अब वही ये ट्यूबुलर डिसफंक्शन की जो प्रोसेस है, उसके अंदर का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर से ब्लड के अंदर छोड़ने की प्रोसेस शुरू करता है। क्योंकि किडनी का मेन काम तो इतना ही है कि किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन अगर आपके ट्यूबुलर फंक्शन से अफेक्ट हो चुके हैं तो वो ट्यूब्यूल इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर से ब्लड के अंदर रिलीज करना शुरू कर देता है। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो बहुत कम मात्रा में ब्लड आपकी किडनी में पहुंचता है, और इसी रीज़न से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि किडनी के अंदर का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इससे आपके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो डिपॉजिशन है वो इंक्रीज हो जाता है। सो अल्टीमेटली पोटेशियम लेवल, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाती है, बट कुछ एक मात्रा में कैल्शियम का एक्सक्रीशन इसमें बढ़ता है। इट लीड्स टू सिस्टमिक इफेक्ट्स लाइक नॉशिया, अरिथमिया एंड कन्फ्यूजन। तो जैसे जैसे ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, आपको नॉशिया होने लगेगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा, आपके हार्ट का रिदम चेंज हो जाएगा। क्योंकि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये जो आयंस है ये आपके हार्ट के फंक्शन को मेंटेन रखता है। तो जब आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, इनकी लेवल बढ़ेगी, कैल्शियम की लेवल घटेगी, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है वो आपके हार्ट के ऊपर होने लगेगा। सो दीज आर दी 5 सिंपल स्टेप्स इन दी एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर के पैथोजेनेसिस में ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आपकी किडनी फेल हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहला सिम्टम है सडन ड्रॉप इन यूरिन आउटपुट। आपका जो यूरिन का आउटपुट है वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा। आपको नॉशिया एंड वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है, एडेमा होने लगता है, आपके बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, हम सोच नहीं पाते ठीक से कि एग्जैक्टली हमारे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लगता है, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा है तो वो सारा ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होगा और इससे हमारे ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट हाइपरटेंशन। तो ये सारे सिम्टम्स आपको एक्यूट किडनी फेलियर में दिखेंगे। फिर होता है कॉम्प्लिकेशंस। अब इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या है, पोटेशियम की लेवल बढ़ेगी तो हाइपरकैलेमिया होगा, और ये जो ज़्यादा वाला पोटेशियम लेवल है ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेनली हमारे हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। इसके कारण अरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एक्शन पोटेंशियल को मैनेज करता है। अगर पोटेशियम आयंस की लेवल एंड सोडियम आयंस की लेवल हद से ज़्यादा बढ़ गई तो ये हमारे हार्ट के रिदम को एबनॉर्मली अफेक्ट करते हैं, और इससे हार्ट का रिदम चेंज हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हाइड्रोजन आयंस का एक्सक्रीशन तो हो नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर एसिडिक कंटेंट बढ़ने लगेगा, तो इससे आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ने लगती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है। आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत रैपिड होने लगती है, और ब्लड का पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यूरेमिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल जो है वो अननेसेसरली हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न क्या है, किडनी का फंक्शन तो काम नहीं कर रहा है और आपकी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट बनाती रहती है, और इसी रीज़न से आपकी बॉडी जो है यूरिक एसिड को बॉडी के अंदर डिपॉजिट करने लगती है, और इससे यूरेमिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इट लीड्स टू नॉशिया, फटीग, कन्फ्यूजन, पेरिकार्डियाटिस एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी। फिर आता है फ्लूइड ओवरलोड। अब जब आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर कर ही नहीं रही है तो जितना भी पानी आप पी रहे हो वो सारा आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, और इससे क्या होता है,
फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, आपके बॉडी में पल्मोनरी एडेमा जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। यही फ्लूइड आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता है, हाइपरटेंशन होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है। सो दीज आर दी मेजर कॉम्प्लिकेशंस इन एक्यूट किडनी फेलियर। तो फिर आप इसे ठीक कैसे करेंगे? तो ठीक करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जिस भी रीज़न के कारण आपके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, हाइपोवोलेमिया हुआ है, तो आपको उसे पहले ठीक करना होगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि आपके किडनी को ब्लड सप्लाई क्यों कम हुआ है। ऐसा क्या रीज़न है कि बॉडी के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन जो है वो ठीक से हो नहीं रहा है, या फिर आपकी बॉडी जो है किडनी को ठीक से ब्लड सप्लाई क्यों नहीं कर रही है। वो रीज़न हमें फाइंड करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। दूसरा है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आपके बॉडी में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयंस की लेवल बढ़ चुकी है, कैल्शियम आयंस की लेवल घट चुकी है, फॉस्फेट बढ़ चुका है, तो आपको पहले उसे कंट्रोल करना होगा। आप इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ कर सकते हैं, इंसुलिन विद ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम को करेक्शन, ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिससे आपके एक्यूट किडनी फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सीवियर केस है तो आप डायलिसिस भी कर सकते हैं, ताकि आपके ब्लड के अंदर का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हम टाइम टू टाइम निकाल सकें, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है आगे जाके आपके अदर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा। एंड अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन्स। अब जितनी भी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन्स हैं, जैसे कि एनसेड्स है या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, इनको आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है आपके एक्यूट किडनी फेलियर में। तो कुछ समय के लिए आपको इन मेडिसिन्स को कंट्रोल करना होगा, ताकि फर्दर जो डैमेज होने वाला है आपके किडनीज़ का, आप उसे रोक सके। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद एक्यूट किडनी फेलियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर। ये सिंपल है, अगर आपने टाइम रहते हुए आपके एक्यूट किडनी फेलियर को ठीक नहीं किया तो उसका आगे का जो स्टेज है दैट इज़ क्रॉनिक किडनी फेलियर। इसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्लोली प्रोग्रेसिवली आपकी किडनी जो है अपने फंक्शन को परमानेंटली लॉस करती है, और अगर ये कंडीशन आपके बॉडी में 3 महीने से ज़्यादा रहती है तो समझ लेना है आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर हो चुका है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी जो है एक ऐसे कंडीशन में फंस जाती है जहाँ पे आपको एंड स्टेज रीनल डिसीज़ होता है, जिसमें आपकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोक दिया है। अब इसके पीछे मेन कॉज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। हाई ब्लड शुगर जो है वो हमारे किडनी के फंक्शन को, किडनी के टिश्यूज़ को, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। हाइपरटेंशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, इससे ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन होता है एंड स्कार फॉर्म हो जाता है। मतलब आपके ग्लोमेरुलस में ऐसी इंजरीज क्रिएट होगी जो ग्लोमेरुलस के अंदर के टिश्यू को डैमेज करेगी, और वहाँ पे स्कार बन जाता है, एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू बन जाता है जो ग्लोमेरुलस के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और जो फिल्टरिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, इसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर कंडीशन है कि किडनी के अंदर कुछ सिस्ट बन जाता है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके अंदर कुछ टिश्यू एक्यूमुलेटेड है, कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, और ये हमारे किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपके किडनी के अंदर स्टोन्स हैं, बिनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ द प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम है, तो ये आपके किडनी के अंदर का प्रेशर चेंज कर देगा और इससे आपकी किडनी डैमेज होती है। सो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट कॉजेज इन्वॉल्व इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। मतलब डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, सिस्ट फॉर्म हो गई है, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेस हैं, जिससे हमारी किडनी जो है परमानेंटली डैमेज होने की ओर आगे बढ़ती है। मतलब इसका परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो ओवरऑल पैथोजेनेसिस क्या है? शुरुआत में आपके नेफ्रॉन्स लॉस हो जाएंगे। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये धीरे धीरे करके आपके नेफ्रॉन के फंक्शन को डैमेज कर देंगे। फिर रिमेनिंग नेफ्रॉन्स ओवरवर्क, अब जो बचे हुए नेफ्रॉन हैं वो ज़्यादा काम करेंगे और टाइम के साथ उनका भी फंक्शन डैमेज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? ग्लोमेरुलर डैमेज, इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग, धीरे धीरे करके आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा,
स्कार टिश्यू फॉर्म होगा और इससे आपकी किडनी जो है फिल्ट्रेशन फंक्शन को ऑलमोस्ट खो देती है। फिर क्या होगा? फिर ग्रेजुअल ड्रॉप इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, धीरे धीरे करके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा एंड प्रोग्रेसिवली आपकी किडनी जो है वो बहुत कम मात्रा में यूरिन को फिल्टर आउट कर पाती है, ब्लड को फिल्टर आउट कर पाती है, जहाँ पे GFR जो है 15 ml पर मिनट तक पहुँच जाता है। मतलब हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एक दिन में 180 लीटर फ्लूइड हमारी बॉडी से फिल्टर आउट होता है, लेकिन इवेंचुअली रीनल फेलियर में, क्रॉनिक किडनी फेलियर में 1 मिनट में 15 ml से भी कम ब्लड फिल्टर होता है और इसके कारण आपके बॉडी में यूरेमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिया, बोन डिसीज ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। और फिर वो जो पेशेंट है वो सिर्फ डायलिसिस के ऊपर ज़िंदा रहता है, दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इस क्रॉनिक किडनी डिसीज़ को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, या इसके सिम्टम्स क्या है, वो पहले बात कर लेते हैं, फिर मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला सिम्टम, आपको फटीग, थकान आ जाती है, वीकनेस महसूस होती है, आपके बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट होती है, भूख नहीं लगती, नौसिया जैसी फीलिंग आती है, एलर्जिक कंडीशन क्रिएट होती है, आपके बॉडी के ऊपर इचिंग सेंसेशन क्रिएट होगी, एनीमिया एंड बोन पेन। आपके बॉडी में जो RBCs का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोएटिन को नहीं बना पाती, विटामिन D को एक्टिवेट नहीं कर पाती, जिसके कारण बोन्स की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो पहला कॉम्प्लिकेशन एनीमिया होगा क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, किडनी खराब होने के कारण आपके बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगेगा क्योंकि कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंस्ड है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होगा, इसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के कारण आपकी कार्डियक डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है। हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस जो है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किडनी ठीक से पोटेशियम और एसिड्स को प्रोसेस नहीं कर रही है, तो आपके बॉडी में पोटेशियम की लेवल बढ़ेगी, एसिडोसिस होगा और ये आपके हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। एंड यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपके ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। ये सारे टॉक्सिन्स आपके ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। इससे हमारे ब्रेन के अंदर एक पेन जनरेट होता है, दैट इज यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। अब इसकी ट्रीटमेंट, एक तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है विथ प्रॉपर मेडिकेशन, डाइट कंट्रोल करना है, लो प्रोटीन सोडियम पोटेशियम को, मतलब प्रोटीन रिच डाइट आपको ज़्यादा नहीं खाना है एंड सोडियम पोटेशियम के लेवल को थोड़ा कंट्रोल करना है। एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको एनीमिया हो चुका है, क्योंकि आपकी किडनी फेल हो रही है। फॉस्फेट बाइंडर्स प्लस विटामिन D आपको लेने होंगे ताकि आप बोन डिसीज़ को मैनेज कर सको एंड आपको ज़िंदा रहने के लिए डायलिसिस करना होगा क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस ये दो ही ऑप्शंस है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने के बाद, क्योंकि टाइम के साथ आपकी किडनी परमानेंटली फेल होने वाली है। फिर उसके अंदर बहुत तेज़ पेन शुरू होगा, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे और फिर आपकी जो किडनी है अपने फंक्शन को खो देगी और इससे आपके बाकी ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो ऐसी मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फार्मर्स इंडिया से जुड़े रहिए। आज के वीडियो में हमने एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। फार्मर्स इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, जैसे कि GPAT एस्पायरेंट्स के लिए अर्जुना 2.0, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस क्रैश कोर्स। तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो फार्मेसी इंडिया प्रोवाइड करता है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, हार्ड कॉपी नोट्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 3। यूनिट 2 जो है यहीं पे ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।